तो ये कहानी शुरू होती है तब जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 इग्नाइट हो गई। इसने वर्ल्ड को 2 पावर्स में डिवाइड कर दिया था। एक था एक्सिस पावर का, जो जर्मनी, इटली, जापान कंप्राइज करता था, और दूसरा था एलाइड फोर्सेस का, जो यूएसए, सोवियत यूनियन, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइज करता था। सभी एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया था कि वो पोलैंड छोड़ दे, पर जर्मनी नहीं माना, जिसकी वजह से जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दी। पर इंडिया की कंडीशन क्या थी? इंडिया अभी भी ब्रिटिश रूल में था। एक साल पहले हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिलेक्ट हुए थे, जिसपे गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट किया था। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत। अगले साल त्रिपुरी सेशन में फिर से कांग्रेस के इलेक्शन हुए, पर इस बार गांधी और बोस के बीच में आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि इंडिपेंडेंस के लिए वॉयलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर गांधी जी को तो नॉन वॉयलेंस ही ज़्यादा पसंद था। इसीलिए इस बार गांधी और नेहरू ने पताबी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा किया। पर इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ? इलेक्शन का रिजल्ट बोस के फेवर में आया और वो 203 वोट से जीत गए। सभी लोग उनकी जीत से बहुत खुश थे। पर दूसरी तरफ गांधी बोस को प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी वॉयलेंस नीति को नहीं पसंद करते थे। ये बात बोस भी समझ गए और उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। पर जब ब्रिटिश वायसरॉय ने गांधी से वर्ल्ड वॉर 2 के लिए इंडियन ट्रूप्स भेजने की मदद मांगी, तो गांधी जी ये सोच के उन्हें हाँ कर दिए कि यदि इंडियंस उनकी मदद करेंगे तो ब्रिटिशर्स भी इंडियंस की मदद करेंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी कि जहाँ गांधी बोस को वॉयलेंस के लिए बॉयकॉट कर रहे थे, वहीं पे गांधी खुद वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहे थे। बोस का मानना था कि वो इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। इसीलिए 3 मई 1939 को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका मेन मोटिव था भारत को आज़ादी देना। इस पॉलिटिकल पार्टी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट में टेंशन बढ़ा दी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को सप्रेस करने के लिए उन्हें अरेस्ट कर दिया। 1940 में उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया, पर वो जानते थे कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए वो जेल के अंदर नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने जेल से निकलने के लिए वहाँ हंगर स्ट्राइक की। हंगर स्ट्राइक की वजह से बोस की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती रही, जिसको देख के जॉन हर्बर्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे, उन्होंने नेताजी को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि कोई ऐसी जेल नहीं थी जो सुभाष बोस को अंदर रख पाती। हाउस अरेस्ट तो एक बहाना था, नेताजी को तो अपने घर से कहीं और ही जाना था। इसीलिए 17 जनवरी को आधी रात को नेताजी सिक्योरिटी से बचते बचाते अपनी कार से कोलकाता गए। कोलकाता से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से मॉस्को और मॉस्को से बर्लिन। इसी को नेताजी का ग्रेट एस्केप का नाम दिया गया। बर्लिन जाने का एक मेन मोटिव था कि हिटलर से मिलना, क्योंकि नेताजी का मानना था कि जर्मनी और इंडिया दोनों ही ब्रिटेन के दुश्मन हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त पॉलिसी अपनाई। जब वो हिटलर से मिलने पहुँचे तब उन्होंने अपने इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी पावर से हिटलर को इम्प्रेस कर दिया। हिटलर और बोस ने मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए। हिटलर का ये मानना था कि इंडियंस ब्रिटिश रूल में सेफ हैं। उसका ये परसेप्शन चेंज करने वाले ही नेताजी थे। नेताजी की बातों से हिटलर समझ गया कि वो दूसरों से बहुत अलग हैं। इसीलिए उसने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए जापान को अपना अलायंस बनाने के लिए कहा, और हिटलर खुद चाहता था कि वो इंडिया की मदद करे। इसीलिए हिटलर ने 1000 इंडियन सोल्जर्स जो उसने वॉर प्रिजनर्स में रखे थे उन्हें छोड़ दिया। उन्हीं सोल्जर्स को बाद में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज में मर्ज कर लिया। उसी साल मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ अपॉइंट हुए, जिसका मेन मोटिव था भारत को आज़ादी दिलाना। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, बड़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया में स्टार्ट हुआ। पहला था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक कमेटी थी अंडर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो आई थी इंडिया से वर्ल्ड वॉर 2 में मदद मांगने। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश की पोजीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी और जापान डोमिनेट कर रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडिया की मदद लें।
पास्ट में मिले धोखों की वजह से इंडियंस ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। दूसरा मेन कारण था कि जापानीज का अटैक, क्योंकि जापान डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में और उसने बर्मा मलाया सीज कर दिया था और वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। भारत का फ्यूचर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था और ऐसा लग रहा था कि जापान इंडिया पे अटैक कर देगा। इंडियंस को ऐसा लगा अगर जापान इंडिया पे अटैक करेगा तो वो सिर्फ है ब्रिटिशर्स की वजह से, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट किया। उधर बोस ने हिटलर को एडवाइस किया था कि वो यूएसएसआर पर इन्वेड ना करे, क्योंकि वो जानते थे कि यूएसएसआर अभी बेटर पोजीशन पे है और उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। हिटलर सिर्फ लैंड का भूखा था, इसीलिए उसने कुछ सोचे समझे बिना स्ट्रैटेजी बनाए यूएसएसआर पर वॉर डिक्लेयर कर दी और अपनी आर्मी को यूएसएसआर के लिए भेज दिया। हिटलर को वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से 1 लाख से भी ज़्यादा जर्मन सोल्जर जमकर मर गए और इसके बाद यूएसएसआर ने काउंटर अटैक किया जिसमें जर्मनी की मेजॉरिटी लैंड चली गई। यही सबको देख के सुभाष चंद्र बोस ने जापान जाने का प्लान और 8 फरवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस हिटलर की प्राइवेट सबमरीन में सवार होकर जापान के लिए निकले। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान जाना खतरे से खाली नहीं था, पर भारत की इंडिपेंडेंस के लिए सुभाष चंद्र बोस कुछ भी करने को तैयार थे और इसीलिए भारत की इंडिपेंडेंस के लिए सुभाष चंद्र बोस जापान जाना चाहते थे। वो पहले बर्लिन से सुमात्रा पहुंचे, जो एक जापान कंट्रोल्ड आइसलैंड था। उसके बाद सुमात्रा से जापान उन्हें प्लेन में ट्रांसफर कर दिया। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। जय हिंद। जय हिंद। You don't know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. डेट थी 8 मई 1945। जर्मनी ने एलाइड फोर्सेस के सामने अपना सरेंडर कर दिया था, जिसकी वजह से सारे एलाइड कंट्रीज़ का फोकस जापान पर चला गया। उसी बीच यूएसए और जापान के बीच में दरारें बढ़ने लगी, क्योंकि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में डोमिनेट कर रहा था। इसीलिए जापान को सप्रेस करने के लिए यूएसए ने जापान के 4 सिटी पे न्यूक्लियर अटैक का प्लान बनाया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को दोबारा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, जिसने जापान की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी। इसीलिए
इतना सारा डैमेज देख के जापान ने 15 अगस्त को अपना सरेंडर अनाउंस कर दिया और 2 सितंबर 1945 को जापान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करके ऑफिशियली सरेंडर अनाउंस किया। जापान के सरेंडर के बाद नेताजी ये समझ गए कि अब उन्हें कोई भी मदद एक्सिस पावर की तरफ से नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने सोवियत यूनियन जाने का प्लान बनाया। उन्होंने सीक्रेटली मॉस्को में अपना लेटर भेजा कि वो उनके ऑफिशियल के साथ मॉस्को आ रहे हैं, क्योंकि नेताजी का मानना था कि यूएसएसआर एक ऐसा है जो इंडिया का स्ट्रॉन्ग अलायंस बन सकता है। और 17 अगस्त को नेताजी अपने 5 ऑफिशियल्स के साथ ताइवान से सोवियत जाने के लिए उड़े। पर 18 अगस्त को ऐसी न्यूज़ आती है कि सोवियत जाते समय बोस का प्लेन टेक्निकल इश्यूज के मारे क्रैश कर गया और नेताजी की डेथ हो गई। इस न्यूज़ ने पूरे देश को शॉक में डाल दिया। पर कुछ जापानीज ऑफिशियल्स का ये तक कहना है कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे और वहाँ से बच निकले, और इसी कंट्रोवर्सी को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे।